गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, पीजी सर फ्रॉम रेजोनेंस फिजिक्स फैकल्टी। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ आईआईटी मेंस 23 का जो एग्ज़ाम था जनवरी अटेम्प्ट का, उसका शिफ्ट 2 का टेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें हमने जो भी इस टेस्ट पेपर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है वो यहाँ मेंशन कर रखा है। 3 कैटेगरी में, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, राइट। और ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आपको इससे हेल्प होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई करें और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो ये सॉल्यूशन मेरा देखें, राइट। पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स है, वर्क डन का, और हमें इसमें वर्क निकालना है इस पाथ के अलोंग, ए बी सी डी ए पाथ में वर्क निकालना है। तो हम अलग अलग पाथ में वर्क निकाल के उन सबका सम करेंगे। ए से बी तक जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव होगा। तो बी से सी में जाने पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन नेगेटिव 0 होगा। बी से सी तक वर्क डन 0 है। और सी से डी वाले प्रोसेस में अगेन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तीनों प्रोसेस में अलग अलग वर्क निकालकर उनका एडिशन कर देंगे। सबसे पहले अब देखिए, ए बी प्रोसेस में अगर वर्क निकालूंगा तो ए बी प्रोसेस और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया ये वर्क के इक्वल होगा। इस पोर्शन का एरिया वर्क के इक्वल आएगा। और ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। तो वर्क कितना आ गया, ये ए बी प्रोसेस का वर्क आ गया। बी सी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क 0 होगा। बीसी में वर्क 0। अब बचा हमारा सीडी प्रोसेस। सीडी प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए वर्क नेगेटिव। अब एरिया हम कौन सा कंसीडर करेंगे, इस सीडी लाइन और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली लेंथ तो 2v0 के बराबर है, तो 2v0, और हाइट जो है यहां से यहां तक 2p0 के इक्वल है। ठीक है, 2p0 के इक्वल है। अब इन तीनों वर्क को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर है। तो यहाँ -4, यहाँ +1, तो -3 अपना आंसर हो गया। -3 वाला आंसर कौन सा है, 4th। तो ये अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करें पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखें। अब ये अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ लेवल पर मैंने इसको डिस्कस, टफ लेवल पर है और आरबीडी के चैप्टर से क्वेश्चन है। हमें पावर निकालनी है, ठीक है। अब रेक्टिलिनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में हम पावर का एक्सप्रेशन क्या देखते हैं, पावर पी के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। तो पावर को हम ये लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर के बराबर होता है इन ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ अब ये रोटेशनल मोशन है, इसमें हमें पावर निकालनी है। तो पावर का एक्सप्रेशन रोटेशन मोशन में क्या होगा, फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करेंगे आरबीडी में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, और वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। तो यहां एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दे रखा है। देखो, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा आ जाता है, ओमेगा यहां से आ जाएगा। और अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो अल्फा आ जाता है। अल्फा से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, आई इंटू अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा के बराबर होता है, सॉरी, आई इंटू अल्फा। टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा। अब थीटा हमें दे रखा है, थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा और अल्फा आ जाएगा। अब आई क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सर्कुलर डिस्क, और सर्कुलर डिस्क ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/2 mr²। ये मोमेंट ऑफ, और आंसर में हमें mr² की टर्म में ही है। अब इसको बस 2 बार डिफरेंशिएट करके हमें आंसर निकालना है। तो अब डिफरेंशिएट करना देखते हैं। देखो, ये थीटा हमें दे रखा है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 5t² का डिफरेंशिएशन 10t और -8, तो ओमेगा कितना आएगा, अब ओमेगा को यहां इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक बार, तो 10t -8, ये ओमेगा हमारे पास यहां आ गया। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा 10 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, एंगुलर एक्सेलेरेशन।
ठीक है, और ये हमें आंसर निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा में t बराबर 2 रखूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 मतलब 12 के बराबर। अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं हम, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क की जगह I इंटू अल्फा और अल्फा की जगह 10, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडरेट लेवल का है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की निकालनी है, और 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है 2 पॉइंट चार्जेस का। अब दोनों पॉइंट चार्ज हमें दे रखे हैं Q1 Q2, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये ध्यान रखना है कि चार्ज को हमें विद साइन रखना है। तो चार्जेस विद साइन रखने माइक्रो कुलाम में दे रखे हैं, इसको कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, एक चार्ज -9 पर है और एक +9 पर है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन 9 + 9 18 सेंटीमीटर हो गया। तो सेपरेशन R की जगह तो क्या लिखेंगे? तो सेपरेशन तो ये लिख देंगे हम इन दोनों चार्जेस के बीच का। अब दोनों चार्जेस को विद साइन यहां पर रखेंगे। के बारे में हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी ये क्वेश्चन अलग है, राइट। अब वर्क डन ऑन द डाइपोल, एक मिनट, 2 पॉइंट चार्जेस कंसिस्टिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, ये 2 पॉइंट चार्जेस से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, इससे एक डाइपोल बना है और डाइपोल को रोटेट करने में वर्क निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब देखिए, डाइपोल को वर्क हमें रोटेट करना है, वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम, और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। और क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले से हम वर्क निकालेंगे। और डाइपोल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -PE cos थीटा, ये डाइपोल की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इनिशियल में हमें क्वेश्चन में कहा है वर्क डन इन द डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री, मतलब इनिशियल में डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं लिखा हुआ है कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम मान के चलेंगे। और थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो हम मान के चलेंगे शुरू में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इनिशियल एंगल जो है 0 डिग्री है, राइट। और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां 1 आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बाद में इसको 180 से रोटेट कराया और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इनिशियल एनर्जी -P आएगी, फाइनल में +P, और दोनों का डिफरेंस 2PE के बराबर आ गया। ये हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड -4 दे रखा है, चार्ज तो किसके बराबर है? 4 माइक्रो कुलाम, इसको 4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम लिख लेंगे। और सेपरेशन हमें 9 + 9 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, ये हमारे पास चार्ज आ गया, ये d डिस्टेंस आ गई, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डाइपोल मोमेंट आ गया, और इसमें रखकर आंसर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर 4, और इसमें वैल्यू रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको ट्राई। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। जनरली इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आईआईटी मेंस में कई बार आया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखो, हम ये जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और मिनिमम स्पीड क्या होती है?
हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचता है मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचता है और वो कितना होता है, u cos थीटा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, तो थीटा हमें 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो cos 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 1/2 होता है। तो स्पीड कितनी हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ हो गई। जो इनिशियल स्पीड u थी हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड आधी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी ना। तो 1/4 अपना आंसर और 1/4 कौन सा है, सेकंड आंसर, तो ये हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब मैक्सिमम हाइट पर स्पीड आधी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इजी कैटेगरी में मैंने इस क्वेश्चन को ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और अब देखो इसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और प्रिज्म से जो मिनिमम डिविएशन होता है ना वो प्रिज्म एंगल के बराबर है, और हमें इस क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल निकालना है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखो अब यहां पर म्यू की वैल्यू √3 दे रखी है, वो मैंने रख दी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ए और डेल्टा मिनिमम इक्वल दे रखे हैं, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए रखूंगा तो 2a/2 बचेगा, ये बचा। अब इसको सॉल्व करके ए निकालना है, तो इस साइन ए को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें। तो साइन ए को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 ही आया। अब cos में √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की एंगल वैल्यू होती है, तो a/2 30 डिग्री के बराबर आ गया, और बस इससे ए हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा 12th के टॉपिक हमें ये याद होने चाहिए। अब देखो इसमें हमें किस किस की यूनिट और डायमेंशन मैच करानी है। मैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को मैं μ0 के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी के सिंबल से, कैपिटल बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, ठीक है। टॉर्शनल कांस्टेंट इसको मैं सी के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बेसिकली इन चार क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इनकी डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कोई भी ऐसा फॉर्मूला देख लो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलावा बाकी सब चीजों की डायमेंशन आपको पता हो। तो ये जैसे फोर्स है, चार्ज है, वेलोसिटी है, साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब बी की डायमेंशन अगर यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, साइन थीटा की जगह तो मैंने 1 लिख दिया, वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं, और चार्ज, अब देखो आंसर में देखो एम्पियर की टर्म में, मतलब करंट और इनटू टाइम, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन होगी a इंटू टी। मैं ये अलग से लिख देता हूं, चार्ज की जब भी डायमेंशन निकालनी होगी
तो a इंटू टी लिखेंगे, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस 1। अब यहां से सॉल्व करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मिल जाएगी हमें, और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ रही है, यहां से हम देख सकते हैं आंसर में कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये थर्ड वाला आंसर मैच कर रहा है या फोर्थ वाला, ए इंटू टी। इसमें देख लेना, यहां पर सेकंड आंसर इसका मैग्नेटिक फील्ड का, ये सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन यहां से आ गई। अब इसके बाद मुझे मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आने के बाद हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं, देखिए ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें म्यू नॉट आता है। तो ये फॉर्मूला आसानी से हमें नजर आ रहा है कि एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कोयल के सेंटर पे ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बी की डायमेंशन हमने पिछले पार्ट में निकाल ली, करंट की डायमेंशन आती है, रेडियस की या डायमेंशन हमें नॉन है एल के बराबर, तो इससे म्यू नॉट की डायमेंशन बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, करंट की डायमेंशन की जगह ए लिखेंगे, करंट की डायमेंशन की जगह कैपिटल ए लिख देंगे। तो अब इसमें I की जगह तो कैपिटल A लिखना, और R की जगह डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, तो R की जगह L लिख देना, और इसको सॉल्व करके म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल लेना। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ अब बाकी दो पार्ट बचे, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्शनल कांस्टेंट। तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं इनको निकालने के लिए, ये लो। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आई एन ए होता है, जहां पर आई तो करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न है, और नंबर ऑफ टर्न की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है। तो करंट की जगह तो यहाँ ए लिखूंगा, ठीक है, और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ना उसकी जगह 1 लिख देते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की जगह 1, और एरिया की डायमेंशन होती है लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन मैच करा लेंगे हम उस टेबल में। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट टॉर्शनल कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन के लिए टॉर्क बराबर सी इंटू थीटा फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, यहां सी को टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, और थीटा एंगल है, एंगल तो डायमेंशन लेस होता है ना, इसकी यूनिट होती है डायमेंशन लेस है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो थीटा की जगह तो 1 लिखूंगा। अब टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम होती है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क के इक्वलेंट ही है डायमेंशन वाइज, और वर्क की डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टू टी माइनस 2। तो इससे हमारे पास सी की डायमेंशन आ गई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसका एक सर्टेन प्रेशर है, जब वो वॉल क्लोज है, मतलब उसमें लिक्विड जो भी है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो जब लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा तब प्रेशर P1 है। जैसे वॉल ओपन करेंगे तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम वॉल ओपन करने के पहले और वॉल ओपन करने के जस्ट बाद बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और हॉरिजॉन्टल पाइप है तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगी, इन प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट होगा, एच रो जी वाली टर्म नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो। अब वॉल ओपन करने के पहले इन दो क्वांटिटी का सम, और वॉल ओपन करने के जस्ट बाद दोनों क्वांटिटी का सम इक्वल करेंगे, राइट। तो अब वॉल ओपन करने के पहले स्पीड 0 है, तो ये वाली टर्म कंप्लीट 0 होगी, तो क्या इक्वेशन बनेगी, P1 प्लस 0, राइट। वॉल ओपन करने के पहले प्रेशर P1 था, तो स्पीड 0 थी लिक्विड की। अब बॉल ओपन करने के बाद उसमें लिक्विड फ्लो करना लग जाएगा, और फ्लो करने के बाद प्रेशर P2 हो गया प्लस स्पीड V, तो अब हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। अब इससे हमें क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, स्पीड बतानी है किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो इस इक्वेशन से आसानी से स्पीड को सॉल्व किया जा सकता है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ये हमारे पास स्पीड आ गई। तो अब स्पीड किसके प्रोपोर्शनल आई, फोर्थ आंसर अपना ये इस क्वेश्चन का। तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो एक बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है
जो अपनी आइंस्टीन इक्वेशन होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्लेट है उसका वर्क फंक्शन इतना दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि उस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। ये तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी एस। ई मतलब जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, और वर्क फंक्शन ये दे रखा है। अब ये माइनस साइन इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो एनर्जी इन दोनों का सम हो गई। तो एनर्जी कितनी आई इससे, दोनों को ऐड कर देंगे 4.14, ये फोटोन की एनर्जी आ गई। अब इससे हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये रखेंगे तो यहाँ से फोटोन की जो वेवलेंथ आएगी वो आर्मस्ट्रॉन्ग की टर्म में आएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेशन ये दे रखा है, यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4.14 यहाँ रखकर हम सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, देखो आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा, 4.14 से 3000 के आसपास आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये एक्सप्रेशन हमारा 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल आया। अब हमें ऑप्शन में नैनोमीटर में आंसर दे रखे हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो कम करेंगे, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो इट इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पर मिरर है, मिरर कोई सा भी हो, इस मिरर की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अगर किसी मिरर को किसी मीडियम के अंदर डिप कर दो, किसी लिक्विड मीडियम के अंदर डिप कर दो, उसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। जबकि लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर क्वेश्चन में लेंस होता तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होती, अभी इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम आंसर आएगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी, थर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वेव पर है, स्ट्रिंग वेव, उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें वेव की इक्वेशन दे रखी है और इससे वेव की स्पीड निकालनी है। अब देखो हम ये जानते हैं यहाँ पर एक्स आने का मतलब एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और इन दोनों के बीच में साइन प्लस आने का मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव ये दोनों में से कोई आंसर होंगे, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब हमें मैग्नीट्यूड देखना है वेलोसिटी का, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, ये वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k के बराबर होता है। अब एक और चीज इसमें है, यहां पर x हमें मिलीमीटर में दे रखा है, हमें क्वेश्चन में x मिलीमीटर में दे रखा है, तो ये k की वैल्यू जो आएगी ना, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है, तो यहाँ मिलीमीटर इनवर्स होगी, तो ये हमारा किस में आएगा, 1/mm, इस यूनिट में आएगा k की वैल्यू। अब k की वैल्यू ये मिलीमीटर में आ रही है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ 1/मीटर। तो ये 20 मीटर इनवर्स आया ना इसकी वैल्यू, ये अपने पास k की वैल्यू आई। इस k को बोलते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और जो भी वेव की इक्वेशन होती है उसमें x का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ओमेगा अपॉन v लिख सकते हैं। v का मतलब वेव की वेलोसिटी जो हमें निकालनी है। अब सेकंड टर्म,
यहां पर जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, तो टी का कोफिशिएंट यहां पर 600 है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है और ये 600 के बराबर है। अब ओमेगा नॉन है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर वेलोसिटी निकाल लूंगा, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 30 के बराबर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 30 आया और साइन मैंने पहले ही आपको बता दिया था, यहां दोनों के बीच प्लस है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन है। तो -30 अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम और गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो हमें 20 मिली एम्पियर दे रखा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट। और इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है जो मैक्सिमम 3 एम्पियर का करंट मेजर कर सके। तो शंट हमें निकालना है कितना होगा, शंट की वैल्यू ये दे रखी है। तो अब हमारा इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर और शंट, जैसे मैं डायग्राम से समझाऊं, ये टोटल करंट आई आएगा, उसमें से आईजी करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा और बचा हुआ करंट शंट से पास होगा। अब यहां ये गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों में वोल्टेज बराबर होगा ना, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो इसका आई इंटू आर, इसके आई इंटू आर के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब इसमें वैल्यू रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट समझना, आई की वैल्यू हमें एम्पियर में दे रखी है, आई जी मिली एम्पियर में, तो यहां इस मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लेते हैं, यह हमने इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये चारों वैल्यूज यहां रखकर हम जो भी अननोन है वो हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, आई जी की वैल्यू बहुत कम है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले सकता हूं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 लेकर आंसर निकालना, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, आई जी की वैल्यू 20, आई जी की वैल्यू 20 और आर जी की वैल्यू 30। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके एस निकालना है। देखो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कंसीडर कर लेता हूं तो अब एस की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब 0.2 के बराबर आ गया या 2/10 आ गया। ये एस की वैल्यू आई। और एस की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू 30/x दे रखी है। अब देखो ये एक्सप्रेशन x की वैल्यू हमारे पास 150 आ रही है। अब 150 की नियर बाई वाला आंसर होगा, 150 की नियर बाई आंसर 149 है, और उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया है, इस आईजी को नेग्लेक्ट किया है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 149 आ जाएगा, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम
देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज के कोऑर्डिनेट ये हैं, दूसरे के ये हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 14 सेंटीमीटर होगा ना, और 14 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये, और इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस को विद साइन रखते हैं, तो हमने ये माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों चार्ज और के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, के की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में दे रखी है, हम एप्सिलॉन नॉट को भी यूज कर सकते हैं। देखो के जो है इसके बराबर भी होता है, और के की वैल्यू क्या होती है यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम ये जानते हैं, बट इसको यूज करने की जगह बेटर है के की वैल्यू हम ये वाली यूज कर लें, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब ये चारों वैल्यूज इसमें रखकर पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो ये एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, चारों ही ऑप्शन नेगेटिव है, बस इसमें वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन कैलोरीमेट्री से है, हमें क्या निकालना है इसमें? चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब हीट का फॉर्मूला होता है एम एच डी थीटा, तो डी थीटा की जगह टेम्परेचर को टी से बता रहे हैं तो टी लिख दिया हमने, तो ये एंट्रोपी में चेंज है। अब एम इंटू एस तो कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट और मास, ये इंटीग्रेशन से बाहर लिए 1/t का इंटीग्रेशन होगा एल एन टी। अब लिमिट रखनी है T1 से T2 तक, और मुझे एस स्पेसिफिक हीट 1 दे रखी है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 1 यहां रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? m इंटू एल एन, इसमें लिमिट रखकर बता रहा हूं, m s की जगह 1 और लिमिट रखने पर एल एन T2 अपॉन T1, ये अपना आंसर होगा। तो ये अपना आंसर ये कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से पास होने वाला करंट निकालना है। अब देखो इसमें ये समझना, यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और डायोड का पी वाला सेमीकंडक्टर भी पॉजिटिव से है, तो ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और डायोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आइडियल डायोड मानेंगे। और आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में 0 होता है, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में 0 होता है, तो ये डायोड जो है 0 रेजिस्टेंस के वायर की तरह काम करेंगे। तो ये 20 और ये 20 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम के इक्वल हो गया। अब मुझे बैटरी से पास होने वाला करंट निकालना है, तो बैटरी 5 वोल्ट की है, तो ओम्स लॉ से करंट निकाल लें। तो ये 0.5 एम्पियर अपना आंसर आ गया, 0.5 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये आंसर अपना सही होगा। इस तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन YDSC से यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे।
अब देखो वाईडीएससी में जो दो अलग अलग स्लिट हम कंसीडर करती हैं, पहली वाली स्लिट की विड्थ डी है, दूसरी की विड्थ इससे एक्स टाइम है। तो अगर दोनों सोर्स की विड्थ अलग अलग है तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी अलग होगी। और हम जानते हैं कि अगर हमने विड्थ को एक्स टाइम किया है तो हाइट भी हम मान के चलेंगे एक्स टाइम की है, लीनियर डायमेंशन को हमने सेम प्रोपोर्शन में चेंज किया है। तो बेसिकली अगर उस विड्थ ज़्यादा है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से लाइट बाहर ज़्यादा आएगी। तो बेसिकली जो निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। जो होल है, स्लिट का दूसरा नाम क्या है, होल में से जो लाइट बाहर आएगी विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां पर विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और विड्थ हमारी एक्स टाइम है, तो अब यहां इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो दो सोर्स हैं उन दो सोर्स की इंटेंसिटी का रेशियो हमारे पास ये आया। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, I1 अपॉन I2 की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, तो अब उसका अंडर रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 अपॉन एक्स। और I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या था, 9:4। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट ले लें पूरी इक्वेशन का। तो रूट लेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख देते हैं इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब इससे x निकालना है तो x कितना आया इससे, 5। ये अपना आंसर, x इज इक्वल टू अपना आंसर आ गया 5। तो ये इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन है और मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अब देखो, एक तो हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और एक नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो मैं वन तो सैटेलाइट के लिए सिंबल यूज कर रहा हूं और सेकंड जो सिंबल है मून के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, मून का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 27 डेज। ठीक है, और हमें एक क्वेश्चन में कहा है कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी रेडियस मून जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसकी रेडियस में रिलेशन ये है। अब 1 का मतलब है सैटेलाइट की रेडियस और उसकी रेडियस है ये मून की जिस ऑर्बिट में घूम रहा है। नाउ केपलर्स लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। केपलर्स लॉ हमारा क्या है, टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू दिस वन। अब R1 R2 का रेशियो 1/9 रख दूं, यहाँ 1/9 की पावर 3/2 तो कितना हो गया, ये 1/27 आ गया। अब ये 1/27 आया, T2 हमारा पास 27 है तो T1 सॉल्व करने पर 1 डे आ गया ना, तो 1 डे इस क्वेश्चन का आंसर और 1 डे है सेकंड ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K इंटू एक्स, जहां पर K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स होता है। अब हमने पहले केस में इस स्प्रिंग में फोर्स 5 न्यूटन लगाया, स्प्रिंग में एक्सपांशन x1 है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दूसरा जब हमने 7 न्यूटन फोर्स लगाया तो एक्सपांशन x2 है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है अगर स्प्रिंग में एक्सपांशन इतना हो, इस ब्रैकेट के बराबर हो, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस k को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब k इंटू एक्स1 की जगह मैं 5 लिख दूं जो दे रखा है, -2, और k इंटू एक्स की वैल्यू 7 यहां से रख दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 -14, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा ना, तो अपना आंसर हो गया 11 न्यूटन, थर्ड आंसर अपना हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा पहले भी आया है मेंस में। अब ये एरर एंड मेजरमेंट्स है, एरर पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आईआईटी में पहले आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इसी तरह का एक्सप्रेशन था उसमें। अब देखो इस एक्सप्रेशन में बीटा की वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज एरर अल्फा दे रखी है, टाइम में दे रखी है, टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पर एनर्जी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन का दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेता हूं। तो लॉगरिथम लेने के बाद एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो मैंने इसको क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन का लॉगरिथम लिया, तो यहाँ ln e आ गया, और ये अल्फा की पावर 3 है तो 3 अल्फा एल हो जाएगा, और e की पावर -bt है तो ये आगे आ गई, और ln e की वैल्यू 1 हो गई। अब परसेंटेज में रिलेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ln e का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ln का करूंगा सबसे पहले 1/e होगा, फिर e का करूंगा डेल्टा e होगा, वो ऐसा आ गया। इसी तरह से इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिलेटिव एरर है ना, डेल्टा ई एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें वैल्यू रखकर हमें आंसर निकालना है। तो देखो अब मुझे परसेंटेज एरर ई में निकालनी है, अल्फा की वैल्यू तो दे रखी है ना 1.2, माइनस बीटा भी हमें 0.3 दे रखा है, लिख दिया। अब डेल्टा टी इंटू 100 की वैल्यू यहां से लाएंगे, परसेंटेज एरर टाइम में दे रखी है तो इसको लिख सकते हैं, आया है समझ में। अब यहां डेल्टा टी इंटू 100 की वैल्यू यहां से 1.6 इंटू टी हो जाएगी ना, और टी 5 दे रखा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो 3.6 आ गया, माइनस, और ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें कितना आता है, ये 16 इंटू 3.48 इंटू 5, और इसको सॉल्व करूंगा तो 0.420 2.4 आएगा इसको सॉल्व करने पर। अब ये 2.4 आया ना,
अब देखो यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन हम जानते हैं हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है, तो यहाँ इन दोनों अलग अलग एरर के वैल्यू को ऐड करेंगे, तो हमें मैक्सिमम एरर निकालने के लिए इनको ऐड किया जाएगा, और ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, इसको 2.4 में 3.6 तो 6 आ गया, तो 6% अपना आंसर जो हमारे सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर से क्वेश्चन है, एएमडब्ल्यू के वेव से क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और चारों ऑप्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड में जेड डायरेक्शन ही है, तो हमें डायरेक्शन की तो चिंता नहीं करनी, केवल हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसमें, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इससे हम आंसर निकालेंगे, जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इसका भी कोई यूज नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 9.3 दे रखा है, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। बस इसको सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, वो हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये अपना आंसर 3.1, तो थर्ड आंसर है अपना। तो बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली, ठीक है। अब हम स्टेबिलिटी ग्राफ पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली कैसा आता है उसको डिस्कस करते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, 30 से 170 के बीच। अब देखो यहां पर जो 30 से 170 के बीच एटॉमिक मास नंबर है, उसका ग्राफ यहां से यहां तक है, और ए से बी तक जाने पर वेरिएशन बहुत थोड़ा हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में वेरिएशन तो होता है, लेकिन ये वेरिएशन बहुत कम होता है, और प्रैक्टिकली इस वेरिएशन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ इस रेंज में मान के चलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम है और ज़्यादा है, इसलिए ये सारे एलिमेंट स्टेबल होते हैं, इनका कोई रेडियो एक्टिव डीके या कोई रेडियो एक्टिव फ्यूज़न वगैरह फिजन नहीं होता। तो यहाँ पर यही पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो 30 से लेकर 170 तक होते हैं, प्रैक्टिकली वो आर सेम होती है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती, सभी एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो अब पहला स्टेटमेंट समझो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिपेंड करती है, लेकिन नेगलेक्ट कर देते हैं उस वेरिएशन को फॉर न्यूक्लियाई विद मास नंबर दिस वन। तो पहला स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज अलोंग रेंज, ये थोड़ा सा अलोंग है ना, टाइप होने में मिस्टेक हो गई, ये लॉन्ग लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। जो मेंस में क्वेश्चन आया था उसमें लॉन्ग लिखा हुआ था, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की एरर है। तो लॉन्ग रेंज, जबकि न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करते हैं, फर्मी मीटर की रेंज के होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, इनकी रेंज बहुत कम होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपना रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। तो अब आंसर क्या होगा अपना, इसका रीजन इज द करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, फोर्थ ऑप्शन ए इज ट्रू, एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो फोर्थ आंसर इसका अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए 46। अब ये अपने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आ गए, अभी तक हमारे जो थे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे। अब इसमें देखो क्या है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। रेजोनेंस की कंडीशन में जब रेजोनेंस होता है एलसीआर सर्किट में तब करंट मैक्सिमम होता है, और एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC, और ये ओमेगा नोट ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आपको देखो ये एल दे रखा है और ये सी दे रखा है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, तो हमने इनको एमके सिस्टम वाली यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। कैपेसिटेंस मुझे नैनो फेरेड में दे रखा था, इसको फेरेड में, और ये मिली हेनरी में दे रखा था, इसको हेनरी में। अब ये सी और एफ एल की वैल्यू यहां रखकर आंसर निकाल लो, ओमेगा नॉट आ जाएगा अपना रेडियन पर सेकेंड वाली यूनिट में। तो देखो आंसर निकालते हैं। अब देखो 25 का अंडर रूट तो 5 ले लिया, ये 10 की पावर -1 इसमें ऐड होगा तो 10 की पावर -10 बचेगा, तो नीचे कितना आएगा, 10 की पावर -5। ये एक्सप्रेशन हमारा पास बचा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। तो 2 आंसर आ गया हमारा, तो 2 आंसर है इसका। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब ये सरफेस टेंशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक एयर बबल है जो पानी के अंदर बन रहा है, ऐसा समझो ये कंटेनर में पानी, अब इस एयर बबल के अंदर की हवा, और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। अगर यहां अंदर की हवा का प्रेशर निकालेंगे तो अंदर की हवा का प्रेशर एक तो पी नॉट प्लस हाइट के कारण और एक सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर होगा, तो हवा का अंदर का प्रेशर क्या होगा, ये अंदर की हवा का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस सरफेस टेंशन के कारण एक्सेस प्रेशर 2s/r। ये बबल है, लेकिन बबल अगर लिक्विड के अंदर है तो इसकी केवल एक सरफेस होगी। अगर बबल हवा में होता तो उसकी 2 सरफेस होती, यहाँ 4s/r आता, लेकिन ये बबल लिक्विड के अंदर है तो इसकी एक सिंगल सरफेस होगी, तो एक्सेस प्रेशर 2s/r होगा। अब हमें निकालना क्या है, अंदर की हवा का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक के प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें निकालना क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये डिफरेंस यहां से निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, एच रो जी प्लस 2s/r। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब बस इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन देखो कैसे करेंगे, ये जो बबल की रेडियस 1 mm दे रखी है इसको मीटर में कन्वर्ट करें, और हाइट को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पानी की डेंसिटी 1000 दे रखी है एमके सिस्टम में, ये प्रॉपर यूनिट है ही। सरफेस टेंशन भी एमके सिस्टम में दे रखा है 0.095। तो अब ये चारों वैल्यू इसमें रखकर सॉल्व कर लेंगे। जी की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, दे भी रखी है 10, तो इनको रखकर इसमें आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ये कोई राउंड ऑफ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे।
देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो डिस्प्लेसमेंट करंट हम पढ़ते हैं उस डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्वेश्चन है कि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इसके बराबर है, तो हमें पोटेंशियल में रेट ऑफ चेंज बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व करेंगे। वोल्टेज का कैपेसिटर में फॉर्मूला ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय सी। अब इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वोल्टेज का डिफरेंशिएशन dv बाई dt होगा, यह हमें निकालना है। c कांस्टेंट है तो 1/c लिख दिया, और चार्ज का डिफरेंशिएशन dq बाई dt, और इसको हम करंट कहते हैं। अब मुझे करंट और c दे रखा है, बस यहां रखकर आंसर निकालो। यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन क्या होगा, अब ये हमने सी और करंट की एम के सिस्टम में यूनिट रख दी। अब यहां रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व करने पर आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, यह है करंट की वैल्यू मैंने उल्टी रख दी, नहीं सही रखा है, 0.25 करंट 0.25 नहीं उल्टा रख दिया है ना, हाँ। अब देखो करंट की वैल्यू ये दे रखी है मुझे 0.25 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू अपन को ये दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ग्रेविटेशन पे वापस दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। ग्रेविटेशन पे दो क्वेश्चन, ग्रेविटेशन के दो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आए, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मुझे सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और सैटेलाइट का खुद का मास m/2 दे रखा है, जहां m प्लेनेट का मास है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑर्बिटल स्पीड इनटू रेडियस। मास तो हमें m/2 दे रखा है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r होता है ना। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं तो सैटेलाइट का मास आएगा, लेकिन इस ऑर्बिटल स्पीड में सैटेलाइट का मास नहीं आता, प्लेनेट का मास आता है। तो प्लेनेट का मास कैपिटल M हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी, सैटेलाइट की अर्थ की सरफेस से हाइट है r/3, तो ऑर्बिटल रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ऑर्बिटल रेडियस हमारे पास 4r/3 आई। अब ये तीनों वैल्यूज ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल रेडियस को यहां रखकर आंसर निकाल लें, तो एंगुलर मोमेंटम का आंसर क्या होगा, ये अपना आंसर होगा। अब इस आंसर को जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है इससे कंपेयर करना है अपन को। तो कंपेयर करने में केवल ये x जो है यही तो वेरिएबल टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, इससे सॉल्व करने पर देखो x बराबर आएगा 2√4/3 इंटू 3/4, ये अपने पास एक्सप्रेशन होगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर, और x अंडर रूट में है, राइट, x अंडर रूट में है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। अंडर रूट x को मैंने इससे कंपेयर किया, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2√3/4।
अब इसका ये वैल्यू आई, इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पे एक्स कितना होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अब देखो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है स्टेडी स्टेट में, और स्टेडी स्टेट मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और ओपन सर्किट का मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो जब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको हम ओपन सर्किट मान लेंगे, तो उस कंडीशन में ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा यहां से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 25 ओम आया। अब बैटरी से करंट आ जाएगा, ओम्स लॉ लगाकर, वोल्टेज हमें 5 दे रखा है। अब इससे करंट 1/5 एम्पियर आ गया ना। अब देखो यहां ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वोल्टेज। C तो मुझे दे ही रखा है 8। अब 8 माइक्रोफेरेड में, आंसर भी माइक्रोकुलम में है, तो इसको माइक्रो को चेंज नहीं करते हैं, C की वैल्यू 8 लिख देते हैं, इनटू कैपेसिटर में वोल्टेज। अब देखो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा ना, और इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज I इंटू आर से निकालूंगा, और I तो क्या है 1/5, और R इस वाले रेजिस्टेंस का लिखूंगा केवल 10, बस ये अपना आंसर, तो 16 अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 16। तो ये हमारे इस पेपर के सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।